हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डिडवाना। और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक अल्पकाल में उत्पादन फलन, यानी कि उत्पत्ति के नियम। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने उत्पादन फलन का कॉब डगलस का फार्मूला, उसकी सारणी, उसको बनाने का तरीका, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के नियम क्या होते हैं। जब व्यावसायिक फर्में उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर एक उत्पादन साधन अथवा कुछ अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करती है और उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन की भौतिक मात्रा में परिवर्तन होता है, तो उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहा जाता है। फर्में उत्पादन करना चाहती है और ऐसा उत्पादन करना चाहती है जिससे कि उसके पास लागत तो कम हो और उत्पाद अधिक हो। अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन के कुछ साधनों के साथ उत्पादन के कुछ परिवर्तनशील साधनों को मिलाया जाता है और दोनों साधनों के अनुपात इस तरह से बदल दिए जाते हैं कि हमारा उत्पादन अधिकतम हो, और इसी के कारण इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। जब हम उत्पत्ति के नियम की बात करते हैं तो इसे अल्पकाल में उत्पादन फलन या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन की इस प्रक्रिया में प्राय देखा जाता है कि जब उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर कुछ साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, तो प्रारंभिक अवस्था में साधनों के बेहतर संयोग से सीमांत उत्पादन बढ़ता है और साधनों के इष्टतम संयोग से सीमांत उत्पादन स्थिर हो जाता है। और फिर भी उत्पादन साधनों की मात्रा में यदि उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए तो साधनों के संयोग बिगड़ने से सीमांत उत्पादन में गिरावट आ जाती है और इस कारण अल्पकालीन उत्पादन फलन को उत्पत्ति के नियमों के नाम से भी जाना जाता है कि यानी हम किस तरह से हमारे संसाधनों में परिवर्तन करें और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हमें क्या क्या अवस्थाएं मिलती है, इसका अध्ययन करने के लिए इसे हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या उत्पादन फलन अल्पकाल में या उत्पत्ति के नियम के नाम से जानते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन के प्रकार या इसके रूप। उत्पत्ति वृद्धि नियम। प्राय उत्पादन कार्य में जब प्रारंभ में कुछ बड़े एवं अविभाज्य साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की अपर्याप्त मात्रा का संयोग किया जाता है, तो बड़े स्थिर साधन का सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो पाता है। जब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में निरंतर वृद्धि से कुल उत्पादन में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है, तो इसे उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। यानी कि जितने हमने साधन लगाए हैं और उन साधनों के अनुपात से अधिक वृद्धि अगर हमें मिल रही है उत्पादन में, तो उसे हम कहेंगे उत्पत्ति वृद्धि नियम। दूसरा है उत्पत्ति समता नियम। जब अन्य उत्पादन साधनों की मात्रा स्थिर रखकर किसी साधन विशेष की मात्रा में वृद्धि की जाती है और जब उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होती है जिस अनुपात में साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है, तो उसे उत्पत्ति समता नियम कहते हैं। यानी कि समान मात्रा में वृद्धि होती है, जितनी मात्रा में हमने उत्पाद में वृद्धि की है और हमें जो उत्पादन मिल रहा है समान मात्रा में अगर है, तो उसे हम समता नियम के नाम से जानते हैं। प्रत्येक उत्तरोत्तर इकाई से
कुल उत्पादन में समान दर से वृद्धि होती है और सीमांत उत्पत्ति समान रहती है। तो यह उत्पत्ति समता नियम है। उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पादन प्रक्रिया में जब साधनों के अनुकूलतम संयोग के बाद भी अगर किसी साधन विशेष की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है, स्थिर साधनों एवं परिवर्तनशील साधनों का संयोग असंतुलित हो जाता है, तो कुल उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है। जब उत्पादन में वृद्धि साधन में वृद्धि के अनुपात से कम होती है, तो उसे उत्पत्ति ह्रास नियम के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत साधन की उत्तरोत्तर वृद्धि से उसकी सीमांत उत्पत्ति क्रमशः घटती जाती है। उत्पत्ति के नियम में हमें विशेष बात जो देखनी होती है वह उसकी इकाई की सीमांत उत्पत्ति के बारे में देखनी है कि सीमांत उत्पत्ति बढ़ रही है, उत्पत्ति वृद्धि नियम, सीमांत उत्पत्ति समान रह रही है तो उत्पत्ति समता नियम, और सीमांत उत्पत्ति अगर कम हो रही है तो उत्पत्ति ह्रास नियम। ये हमें इसके अंदर ध्यान रखना है। एक तालिका के माध्यम से हम जानेंगे कि उत्पत्ति के नियमों की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारी प्रस्तुत तालिका है, इस तालिका के अंदर श्रम या पूंजी की इकाइयां बताई गई हैं, कुल उत्पत्ति में कितनी वृद्धि हुई है वो जानकारी दी गई है, और इसी के साथ साथ सीमांत उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। जैसा कि हम तालिका में देख पा रहे हैं, पहली जो हमारी इकाई है उसमें अगर हम देखते हैं तो हमारी कुल उत्पत्ति 40 टन हो रही है, यानी कि सीमांत उत्पत्ति भी 40 टन ही होगी। दूसरी इकाई का अगर हम प्रयोग करते हैं तो कुल उत्पत्ति हमारे पास कितनी मिली, 90 टन, और यहाँ हमारी सीमांत उत्पत्ति कितनी होगी, 90 में से 40 घटा देंगे तो 50 टन। तीसरी इकाई का अगर हम प्रयोग करते हैं, वृद्धि करते हैं तीसरी इकाई में, तो हमारे पास में यहाँ कुल उत्पत्ति कितनी होगी, 160 टन, और यहाँ हमारी सीमांत उत्पत्ति कितनी होगी, 70। कैसे, 160 में से 90 कम कर देंगे। इसी तरह से चौथी के अंदर हम देखते हैं तो कुल उत्पत्ति हो रही है 240, और यहाँ सीमांत उत्पत्ति 240 माइनस 160 80। पांचवी के अंदर हम देख रहे हैं कुल उत्पत्ति हो रही है, और इस उत्पत्ति के अंदर हम देखते हुए आगे से आगे करते जाएंगे, इसका टेबल को बनाते जाएंगे। तो हम जब देख रहे हैं कि यहाँ पहली और दूसरी इकाई के अंतर्गत और तीसरी इकाई के प्रयोग से लगातार हमारी सीमांत उत्पत्ति को हम देखेंगे ध्यान में, क्योंकि मैंने आपको सिद्धांत में यही बताया है कि सीमांत उत्पत्ति के बारे में हमें ध्यान देना है कि वो कैसी हो रही है इस इकाई के अनुपात में, साधन की इकाई के अनुपात में। पहली, दूसरी और तीसरी के अंदर क्या हुआ है, हमारी सीमांत उत्पत्ति बढ़ती जा रही है। जैसे हमने साधन का प्रयोग किया आगे इकाई का, वैसे ही हमारी उत्पत्ति बढ़ गई है। जबकि हम दूसरी स्थिति के अंदर देखते हैं, चौथी और पांचवी इकाई के अंदर हमारी सीमांत उत्पत्ति समान रहती है, 80-80 टन समान रहते हैं, सीमांत उत्पत्ति में कोई वृद्धि नहीं होती है। इसके बाद की इकाई जो है हमारी छठी, सातवीं और आठवीं के अंदर जो हमारी सीमांत उत्पत्ति है वो क्रमशः गिरती हुई हो रही है। तो पहली स्टेज हमारी क्या होगी, पहली, दूसरी और तीसरी जो हम देख रहे हैं, यहाँ हमारा सीमांत उत्पत्ति जो है बढ़ रही है तो उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होगा। चौथी और पांचवी में हम देख रहे हैं कि समान है तो यहाँ पर उत्पत्ति का समता नियम लागू होगा। लेकिन हम देख रहे हैं पांचवी इकाई जो हमारी बेस्ट इकाई है, सर्वोत्तम संयोग है, यहाँ पे मतलब यहाँ हमें संसाधनों का जो 100% जिसे हम कहते हैं कि हमारे सभी संसाधन हमें 100% हम अपना दे रहे हैं, तो ये हमारे साधनों का सर्वोत्तम उपयोग है। क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर सर्वोत्तम उपयोग इसलिए है क्योंकि यहाँ कुल उत्पत्ति भी अधिकतम है। ध्यान रखिएगा आप, कहीं आप कहेंगे क्यों मैडम
240 पे भी सर्वोत्तम संयोग आ रहा है, वहां भी तो 80 आ रही है सीमांत उत्पत्ति। ये 240 टन जो है वो कुल उत्पत्ति हमारी जो पांचवी इकाई है उसके मुकाबले बहुत कम है। तो जहां हमारी कुल उत्पत्ति भी अधिकतम हो और सीमांत की जो उत्पत्ति है वो भी अधिकतम हो, तो वहां हम सर्वोत्तम सहयोग की बात करते हैं। तो पांचवी इकाई हमारी है, यहाँ जो हमारे संसाधन लगे हैं, चाहे वह श्रम लगी है चाहे वह हमारी पूंजी लगी है, वो हमारे 100% दे रही है हमें। यहाँ कुल उत्पादन हमें सर्वोत्तम मिल रहा है, तो ये हमारे साधनों का सर्वोत्तम संयोग बिंदु होगा। और इसके बाद की जो इकाइयां हैं यानी छठी, सातवीं और आठवीं, यहाँ हमारी सीमांत उत्पत्ति कम होती जा रही है। आप देखिएगा यहाँ पे जो हमारी कुल उत्पत्ति है वह भी बढ़ रही है, लेकिन हमें ध्यान किस पे रखना है? हमें ध्यान रखना है सीमांत उत्पादन पे। इकाई का सीमांत उत्पादन कैसा हमें मिल रहा है? यहाँ हमें सीमांत उत्पादन घटती हुई दर से मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा सीमांत ह्रास नियम जो उत्पत्ति का है वो लागू होगा, यानी कि इसे हम उत्पत्ति ह्रास नियम कहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तालिका के माध्यम से अगर हम चित्र रेख रूप बनाए, चित्रीय रूप बनाए, या हम इसे कहें कि रेखा चित्र बनाए, तो हम कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं इसको। यहां हम देखते हैं कि जब कुल रेखा हमारी बना रहे हैं और उस कुल रेखा के अंदर सीमांत उत्पत्ति की बात हम कर रहे हैं, तो सीमांत उत्पत्ति जैसे जैसे हमारी इकाई पहली है, दूसरी है, तीसरी है, तो यहाँ तक तो हमारी वृद्धि नियम होगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब जैसे ही हम चौथी और पांचवी इकाई पे पहुंच जाते हैं, वहां हमारा उत्पत्ति समता नियम, यानी कि हमारी जो रेखा है वो सीधी हो जाती है। और जैसे ही हम इस इकाई से नीचे आते हैं, यानी छठी, सातवीं और आठवीं के पास पहुंचते हैं, और हमारी उत्पत्ति जो है वो गिरने लग जाती है। सीमांत उत्पत्ति बार बार कह रही हूँ मैं, इसी को ध्यान रखिए, क्योंकि इसी से हम तुलना करेंगे हर चीज की। और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये हमारी सीमांत उत्पत्ति है वह गिर रही है, यानी उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा है। और हमारा सीमांत उत्पत्ति वक्र है वह भी पहले चढ़ता हुआ, फिर स्थिर रहता हुआ और फिर गिरता हुआ हमें मिलता है। यानी कि जब हम देखते हैं कि चौथी इकाई तक ये बढ़ रहा है, उत्पत्ति वृद्धि नियम हो रही है, हमारी सीमांत उत्पत्ति वक्र या उत्पत्ति रेखा भी बढ़ रही है। पांचवी और छठी के अंदर हम देखते हैं कि ये समान रह रही है, तो यानी उत्पत्ति समता नियम हो रहा है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि उत्पत्ति सीमांत जो है वो गिर रही है, तो हमारी वक्र रेखा जो है वह भी गिरती हुई नीचे की तरफ बनेगी। और ये हमें ध्यान रखना है, जब हम चित्र बनाएंगे तो जैसी हमारी टेबल होगी वैसे ही हमें डायग्राम बनाना है, और उसी के अनुसार हमारा पैमाना आदि हमें लिखना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि हम जो है वाणिज्य के विद्यार्थी हैं, और अर्थशास्त्र के अंदर हम बार बार यही बता रहे हैं आपको, जिसके अंदर उत्पत्ति होगी वो कहाँ आएगी? ओ वाई एक्स पे, और जो हमारी इकाइयां हैं ओ एक्स अक्ष पे लिखी जाएगी। ये बार बार रिपीट होने वाली बातें हैं। अब हम देखते हैं कि इस उत्पत्ति ह्रास नियम को यदि हम परंपरागत या मार्शल के नियम के अनुसार व्याख्या करें तो कैसे व्याख्या करेंगे? हम जानते हैं कि प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्री हमारे जो हैं, जिनमें एडम स्मिथ, माल्थस या रिकार्डो को हम महत्वपूर्ण रूप से जानते हैं, इन्होंने अपने जो सिद्धांत हैं, उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, वह कृषि के संदर्भ में बताया है। यहाँ हम मार्शल की बात करें तो इन्होंने भी अपना उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, उत्पत्ति ह्रास नियम के बारे में जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह भी कृषि के संबंध में बताया है। उत्पत्ति ह्रास नियम का ये या ह्रासमान प्रतिफल का नियम या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जिसके अंतर्गत हम परंपरागत विचारों की व्याख्या करते हैं, या हम यूं कहें मार्शलियन नियम, जिसके अंतर्गत हम उसके मार्शल के विचारों की व्याख्या करते हैं, तो खेती के संबंध में, कृषि के संबंध में हम बात करते हैं। और मार्शल कहते हैं कि एक निश्चित भूभाग पर ज्यों ज्यों पूंजी और श्रम की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है, त्यों त्यों सीमांत उत्पादन क्रमशः कम होता जाता है। यहाँ भी ध्यान रखिए, सीमांत उत्पादन की बात हो रही है, और सीमांत उत्पादन के
कम होने को ही हम उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। मार्शल ने अपनी व्याख्या में यह स्पष्ट कर दिया कि अगर कृषि कला में सुधार न हो तो पूंजी और श्रम की इकाइयों में उत्तरोत्तर वृद्धि से सीमांत उत्पत्ति गिरती जाती है। और यदि हम इसकी मान्यता को मान करके चलते हैं, यानी कि उत्पत्ति करने के लिए जो हम कला ले रहे हैं खेती की, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मान्यता है ये इनकी। और उसके आधार पर जैसे जैसे हम हमारे साधनों की संख्या में वृद्धि करते हैं तो हमारी उत्पत्ति जो है गिरती हुई होती है। प्रारंभ में कुछ समय तक एक निश्चित अनुपात तक, यानी निश्चित बिंदु तक सीमांत उत्पत्ति घटने की बजाय बढ़ भी सकती है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि प्रारंभ में ऐसा हो सकता है कि जैसे हम साधन की मात्रा में वृद्धि करें उत्पाद भी बढ़ता हुआ मिले, लेकिन एक निश्चित समय के बाद में श्रम और पूंजी की इकाइयों में यदि हम वृद्धि करते हैं तो सीमांत उत्पत्ति भी हमारी घटती जाती है। जैसा कि हमने हमारी तालिका में भी देखा, हमारे चित्र में भी देखा कि साधनों के सर्वोत्तम संयोग के बाद भी अगर हम संसाधनों में वृद्धि करते हैं तो हमारे उत्पादन में कमी होती जाएगी। ये हमें ध्यान में रखना है। मार्शल ने उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या कृषि में सामान्य प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए की है। यह प्रत्येक कृषक का सामान्य अनुभव होता है कि भूमि और पूंजी श्रम की मात्रा में वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि अनुपात से कम होती है। साधनों की मात्रा दुगनी या तिगुनी करने से भी उत्पादन दुगना या तिगुना नहीं होता है। मार्शल की यह मान्यता है कि यह सामान्यतः लागू होने वाला नियम है। अगर भूमि पर श्रम और पूंजी की प्रयुक्त पूर्व इकाइयां अपर्याप्त है, यानी उचित संयोग नहीं है, तो कुछ सीमा तक वृद्धि संभव है, परंतु अंततः एक निश्चित सीमा के बाद में उस उत्पाद में कमी ही होगी। और यहाँ मान्यता ये भी रखी है कि कृषि कला में सुधार नहीं होना चाहिए, जो अवधि है वह लागू हो रही है उसी हिसाब से चलनी चाहिए। क्योंकि हम अल्पकाल में पढ़ रहे हैं तो अल्पकाल इतना कम समय होता है जिसके अंतर्गत हम इस तरह के सुधारों की बात भी नहीं कर सकते। लेकिन जब दीर्घकाल के अंदर सुधार हो जाता है तो वहां भी यह नियम अंततः लागू होता है। कृषि विशेष के संबंध की बात कर रहे हैं और यह नियम स्थैतिक अवस्था से संबंधित है। नई भूमि तथा अपर्याप्त पूंजी दोनों अवस्थाओं में संभव है कि कुछ समय तक यह नियम लागू न हो, पर अंततः साधनों की पर्याप्तता या उचित संयोग होने पर सीमांत उत्पत्ति अवश्य ही गिरती है। मार्शल के इस नियम को गहन कृषि में और विस्तृत कृषि में लागू किया जाता है या किया जा सकता है। यानी दोनों ही तरह की कृषि के अंदर जब संसाधनों का उचित संयोग हो जाता है और उसके बाद भी हम जैसे जैसे संसाधनों में वृद्धि करते हैं, सीमांत उत्पादन हमें गिरता हुआ ही मिलता है। यह एक जर्नल परिभाषा है, जर्नल इसका नियम है या जर्नल इसकी व्याख्या है। मार्शल या परंपरागत उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत यह तथ्य सर्वसिद्ध है। अगर हम क्वेश्चन में पूछें कि उत्पत्ति ह्रास नियम या ह्रासमान प्रतिफल नियम के बारे में जानकारी दीजिए, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि क्या होता है ह्रासमान प्रतिफल नियम। और मैं समझती हूँ आपको ये वीडियो आज का समझ में आया होगा। धन्यवाद।